हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे, खोलो मुझे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। वो कुर्सी से बंधे हुए हलक के बल चिल्लाई थी। वो अंधेरे में आंखें फाड़े देखने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर उससे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो शख्स अंधेरे में खड़ा अंधेरों का ही हिस्सा मालूम हो रहा था, मगर वो उसकी बात सुनकर बिल्कुल खामोश था, मुंह से एक लफ्ज भी ना बोला था। मैंने कहा मेरे हाथ खोलो, मुझे यहां से जाने दो। वो एक बार फिर से बुरी तरह से चिल्लाई, मगर इस बार भी मुकाबिल पर कोई असर नहीं हुआ। वो उसी तरह इत्मीनान से अंधेरे में खड़ा उसे देख रहा था। उसे इस लड़की को इस तरह बेबस देखकर लुत्फ आ रहा था। कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? वो अब तक अनजान थी कि उसे यहाँ लेकर आने वाला शख्स कौन था। उसी पल मुकाबिल का कह कहा उस कमरे की खामोशी में गूंजा। वो यकदम ही अपनी जगह पर ठुठकी थी। खुद को छुड़ाने की सारी मज़ाहमत चुटकियों में दम तोड़ गई थी। उसका चेहरा लट्ठे की मानंद सफ़ेद पड़ा था और आंखें हैरानी से फैल गई थीं। वो उस शख्स को आवाज़ को लाखों के मजमे में भी पहचान सकती थी, क्योंकि वो इस शख्स से नफरत करती थी। नाना जान, आपने मुझसे वादा किया था कि वो मुझे पढ़ने के लिए शहर भेजेंगे, मगर आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। अब आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो अपने नाना जान के सामने आंखों में आंसू भरे खड़ी उनसे शिकवा कर रही थी। सिद्दीक खानजादा ने मोहब्बत भरी नज़रों से अपनी नवासी को देखा, जिसकी हर ख्वाहिश पूरी करना वो अपना फ़र्ज समझते थे, मगर उसे खुद से दूर भेजने के लिए उनका दिल राज़ी नहीं हो रहा था। तुम्हें पढ़ाई के लिए शहर जाकर रहने की क्या ज़रूरत है? तुम यहाँ से भी रोज़ यूनिवर्सिटी आना जाना कर सकती हो। सिद्दीक साहब ने उसे नरम लहजे में समझाने की कोशिश की, मगर वो तो कुछ भी समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। नहीं नाना जान, मैं आपके कहने पर इस हवेली में आई हूँ, मगर अब मैं मज़ीद यहाँ नहीं रह सकती। यहाँ रहकर मेरा दम घुटता है। आपकी इस हवेली में इतनी पाबंदियां हैं कि मुझे लगता है मैं यहाँ सांस नहीं ले सकूंगी। इसलिए आप प्लीज़ मुझे शहर जाने दें। मैं वहाँ सुकून से रह लूँगी और अपनी पढ़ाई पर भी तवज्जो दे सकूंगी। हरम ने ज़िद्दी लहजे में कहा। सिद्दीक साहब ने थकी थकी नज़रों से अपनी लाडली नवासी को देखा। उसी लम्हे उन्हें हरम में अपनी बेटी की झलक दिखाई दी। वो भी इनसे इसी तरह ज़िद्दें करके अपनी बात मनवा लिया करती थी, मगर आज उनकी बेटी उनके साथ नहीं थी। वो उनसे बहुत दूर जा चुकी थी। सिद्दीक साहब की आंखों में आंसू आए। उसी लम्हे उन्होंने खुद को जी भर कर कोसा। वो क्यों अपने गुस्से और अना में ये भूल गए थे कि वो इनकी इकलौती बेटी है। वो उससे बेहद मोहब्बत करते हैं। नाना जान, मैं आपसे कह रही हूँ। हरम ने उन्हें खोया देखकर उनका बाजू हिलाकर उन्हें मुखातिब किया। अगले ही लम्हे उन्होंने चौंक कर हरम को देखा और फिर अपनी आंखों में आई नमी को अपने अंदर ही धकेला। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें शुजा से पूछ कर बताऊंगा, नाना जान ने अपनी जान छुड़ाते हुए कहा था। और शुजा का नाम सुनकर तो हरम के तन बदन में आग लग गई। वो कौन होते हैं मेरे मामले में बोलने वाले? मैंने यहाँ किसी को भी इतना हक नहीं दिया। मैं सिर्फ आपके साथ आपके कहने पर यहाँ आई थी, मगर आप मुझे यहाँ का कैदी कर बैठे हैं और अब अपनी बात से भी मुकर रहे हैं। मैंने आपसे कह दिया है मैं हर हालत में शहर जाऊंगी और वहीं रहकर पढ़ूंगी। मैं अब मज़ीद इस हवेली में रही तो मेरा दम घुट जाएगा। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, हरम ने ज़िद्दी लहजे में पैर पटकते हुए कहा और वहाँ से चली गई। सिद्दीक साहब की पलकों में टिके आंसू उनके गालों पर बह निकले और उनकी सफ़ेद दाढ़ी में जज्ब हो गए। हरम की माँ ने अपनी मर्जी से शादी की थी। इस शादी को सिद्दीक साहब ने कबूल नहीं किया था। जब भी उन्होंने अपनी बेटी से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए, मगर उनकी बेटी उन्हें हर हफ्ते बाकायदगी से फ़ोन करती थी, मगर सिद्दीक साहब उनकी कोई बात सुनते ही नहीं थे, बल्कि उसकी आवाज़ सुनकर फ़ोन काट देते। हाँ, अलबत्ता वो अपनी नवासी से बहुत मोहब्बत करते थे। और फिर एक रोज़ उन्हें अपनी नवासी का फ़ोन मौसूल हुआ। वो बुरी तरह रो रही थी। उसके माँ बाप की कार को हादसा पेश आ गया था और अब उनकी बेटी अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। सिद्दीक साहब फ़ौरन ही अस्पताल पहुँचे,
मगर उनके अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी बेटी दम तोड़ गई और फिर उनके दामाद ने भी दम तोड़ दिया। हरम के माँ बाप उसे छोड़कर बहुत दूर चले गए थे। सिद्दीक साहब हरम को वहां तन्हा नहीं छोड़ सकते थे, मगर हरम वहां से आना नहीं चाहती थी। वो इस वादे पर उसे अपने साथ लेकर आए थे कि वो उसे वापस आने देंगे, मगर अब हरम को यूं तन्हा वापस भेजने पर उनका दिल राजी नहीं था। शुजा शहर से हवेली पहुंचा। वो बेहद थका हुआ था, इसलिए आराम करने सीधा अपने कमरे की तरफ जा रहा था जब एक मुलाजिम ने उसे दादा जान का पैगाम पहुंचाया कि वो उसका अपने कमरे में इंतजार कर रहे थे। वह इस बात में सर हिलाता फौरन उनके कमरे की तरफ बढ़ा। सिद्दीक साहब उसी का इंतजार कर रहे थे। वो इसे देखकर अपनी जगह से खड़े हुए और उससे गले मिलने लगे। उनका ये पोता उनका गुरूर था। वो उससे बेहद मोहब्बत करते थे। शुजा खानजादा उनका गुरूर था। कुछ देर बाद वो उनके सामने बैठा था। शुजा हरम शहर जाना चाहती है। वो वहां अपने घर में रहना चाहती है और अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करना चाहती है। सिद्दीक साहब इतना कहकर खामोश हो गए। उनके चेहरे से वाज़ेह था कि वो हरम को वहां अकेले नहीं जाने देना चाहते। शुजा ने उनकी बात सुनकर इस बात में सर हिलाया और एक गहरी सांस भरी। वो लड़की जिस कदर जिद्दी और सरफिरी थी, उससे इसी बात की तवक्को की जा सकती थी। लेकिन दादा जान, वो शहर में अकेली कैसे रहेगी? माना कि वो वहाँ उसके माँ बाप का घर है, मगर वो लड़की ज़ात है। उसके लिए ये दुनिया महफूज नहीं है। वो वहाँ अकेली नहीं रह सकती। इसीलिए उसके लिए बेहतर है कि अपनी पढ़ाई का ख्याल अपने जहन से निकाल दे और अब यहीं हवेली में रहे। शुजा ने फैसला कुन लहजे में कहा। सिद्दीक साहब किसी गहरी सोच में गर्क थे। वो हरम का दिल नहीं तोड़ना चाहते थे, मगर इसके सिवा उनके पास और कोई चारा नहीं था। लेकिन मैं उस बच्ची का दिल नहीं तोड़ना चाहता। मैं जानता हूं कि वो यहाँ बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो खुद को इस हवेली के माहौल में एडजस्ट नहीं कर पा रही। वो सारी ज़िंदगी शहर में पली बड़ी है। उसके लिए ये हवेली और इस हवेली के रस्म व रिवाज सभी फरसूदा ख्यालात के हामिल हैं। वो बगावत करने से नहीं कतराएगी और मैं नहीं चाहता कि वो बगावत पर उतर आए। सिद्दीक साहब ने गहरी सोच में गर्क कहा और शुजा ने गहरी नज़रों से अपने दादा जान को देखा। यकीनन उनके लहजे में इस वक्त पछतावा बोल रहा था। वो पछतावा जिसकी वजह से उनकी बेटी उनसे बगावत करने पर मजबूर हो गई थी और सारे ख़ानदान के ख़िलाफ़ जाकर अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली थी। तो हरम भी उन्हीं की बेटी थी। बगावत तो उसके रग रग में समाई हुई थी। दादा जान, आप क्यों फिक्र करते हैं? ऐसा कुछ नहीं होगा। आप हरम को कह दें कि शुजा ने इनकार किया है और फिर आप जानते हैं कि मेरे इनकार के सामने किसी की भी कुछ बोलने की जुर्रत नहीं होती। शुजा ने अपनी जगह से खड़े होते फैसला कुन लहजे में कहा। उसे ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी कि इस हवेली की कोई भी लड़की यूं अकेले शहर जाकर रहे। जब हरम को पता चला कि शुजा ने उसे शहर जाने से मना कर दिया है तो वो गुस्से में पागल हो गई। वो गुस्से में अपने कमरे से निकलकर अपने नाना जान के कमरे की तरफ जा रही थी जब सारा उसे लाउंज में बैठी दिखाई दी। हरम, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में कहाँ जा रही हो? सारा ने उसे गुस्से से लाल पीले होते देखकर सवाल किया। हरम ने काटदार नजरों से सारा को देखा और पैर पटकती हुई उसके करीब चली आई और उसके सामने आकर सोफे पर बैठी। तुम्हारे भाई ने मुझे शहर जाने से मना कर दिया है। वो कौन होते हैं मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले? मैंने सारी जिंदगी खुद मुख्तारी के साथ गुजारी है। मैं हरगिज़ भी किसी का फैसला नहीं मानूंगी। हरम ने गुस्से से भरपूर लहजे में कहा। सारा को भी सारे मामले का पता था, इसलिए उसने बेबसी से हरम की तरफ देखा। वो शहर की पली बड़ी लड़की थी, कैसे किसी और का फैसला खुद पर मुसल्लत होने दे सकती थी? तुम्हारे लाला खुद को समझते क्या हैं? क्या सब लोग उनके गुलाम लगे हैं और हम पर उनका हुक्म माना फर्ज कर दिया गया है? अब अगर तुम्हारे लाला मेरे किसी भी मामले में बोले तो मैं उनका सर फाड़ दूंगी। उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। हरम ने इंतहाई गुस्से से हाथ नचाते हुए कहा, जबकि सारा का चेहरा खौफ से सफ़ेद हुआ। हरम ने खौफ से उसके चेहरे के बदलते तासुरात देखे और फिर उसके माथे पर हैरानी आ गई। अब तुम क्यों इस तरह से सफ़ेद पड़ रही हो, जैसे तुम्हारे लाला ने हमारी सारी बातें सुन ली हो? ये कहते हुए हरम ने पीछे देखा और फिर अगले ही पल
उसकी बोलती बंद हो गई। शुजा खानजादा अपने सीने पर हाथ बांधे खूनख्वार नजरों से इसे ही देख रहा था। हरम करंट खाकर अपनी जगह से उठी। शुजा को इस कदर गुस्से में देखकर वो चंद लम्हों के लिए लरस गई थी। फाड़ो मेरा सर, मैं भी देखता हूं कि तुम में कितनी ताकत और जुर्रत है। शुजा ने सर्द लहजे में धाड़ा तो वो डर के मारे सख्ती से आंखें मीच गई। तुम्हारी बहुत जबान चल रही है ना, बहुत जल्दी मैं तुम्हारी ये जबान काटूंगा, जस्ट वेट। उसने सपाट लहजे में से धमकी दी और उसे यूं ही खड़ा छोड़कर तेजी से हवेली से निकल गया। उसके निकलने के बाद हरम ने काटदार नजरों से सारा की तरफ देखा तो सारा अगले ही पल उसकी नजरों के सामने से गायब हो गई और हरम अपना वहीं सर थामे बैठ गई। हरम, तुम पढ़ने के लिए शहर जाना चाहती थी तो ठीक है, तुम शहर जा सकती हो। हरम सिद्दीक साहब के सामने उसके कमरे में खड़ी थी और सिद्दीक साहब उसे इस हवेली से रिहा होने की नवीद सुना रहे थे। हरम ने बेयकीनी से अपने नाना जान की तरफ देखा। कल तक तो वो इसके शहर के जाने के खिलाफ थे, तो आज कैसे वो मान गए? सच नाना जान, मैं शहर जा सकती हूँ? हरम ने बेयकीन लहजे में उनसे सवाल किया। सिद्दीक साहब ने मुस्कुराते हुए अज़बात में गर्दन हिलाई। हरम के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी थी और उसकी आंखों में रोशनियां सी फूटने लगी थी। लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम्हें वो शर्त मंजूर है तो तुम जा सकती हो, वरना आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से शहर जाने की बात ना सुनूं। अगले ही पल सिद्दीक साहब ने उसकी तरफ बगौर देखते उसे अपनी शर्त सुनाई चाहिए थी। हरम ने नासमझी से उनकी तरफ देखा और फिर उसकी आंखों में हैरानी के तासुरात उभरे। क्या मतलब? कौन सी शर्त? हरम ने कंधे उचकाते हुए सवाल किया। तुम्हें शहर जाने से पहले शुजा से निकाह करना पड़ेगा। मैं तुम्हें उसके साथ रुखसत करके अपने फराइज से सुपुर्दोश होना चाहता हूं और फिर तुम उसके साथ ही शहर वाले घर में रहना। सिद्दीक साहब ने शुजा से निकाह करने की बात करके उसके पैरों तले से जमीन खींच ली थी। उसने पहल तो बेयकीन नजरों से अपने नाना की तरफ देखा। उसे समझ ही नहीं आया था कि उन्होंने इसे कहा क्या है, और फिर जब उसे समझ आया तो जैसे जमीन गोल गोल घूमने लगी। वो कितनी ही देर बेयकीनी से अपने नाना जान का चेहरा देखती रही, जो उसके पंख काट कर उसे उड़ने की इजाजत दे रहे थे। उसका दिमाग चंद लम्हों के लिए सुन्न हो गया। शुजा खानजादा वो शख्स नहीं था जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखे थे। वो किसी अनजान शख्स को अपने जीवन साथी के रूप में कैसे कबूल कर सकती थी, जिसे वो चंद हफ्ते पहले मिली थी? इन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। नाना जान, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं उनसे शादी कैसे कर सकती हूँ? आप मेरे सामने ये शर्त कैसे रख सकते हैं? हरम को अपनी आवाज़ किसी खाई से आती महसूस हुई। उसे इस लम्हे शिद्दत से अपने माँ बाप याद आ गए थे, जिन्होंने उसे हर किस्म की आज़ादी दे रखी थी, और यहाँ आकर तो वो कैद होकर रह गई थी। उसे बेख्तियार अपने यहाँ आने के फैसले पर पछतावा हुआ। बेटा, शुजा बहुत अच्छा लड़का है। वो पूरे खानदान का सबसे होनहार लड़का है। मुझे यकीन है तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगी। सिद्दीक साहब ने उसके चेहरे के उड़ते रंग देखकर उसे तसल्ली दी, और हरम बेख्तियार ही अपनी जगह से चंद कदम पीछे हटी थी। लेकिन नाना जान, मैं उससे निकाह करने पर राजी नहीं हूँ। मैं उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, और उनके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। आप कैसे मुझसे पूछे बगैर मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं? उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। बेटा, मैंने तुमसे पूछे बगैर कोई फैसला नहीं लिया। मैं तो सिर्फ तुमसे इतना कह रहा हूं, अगर तुम आगे पढ़ने के लिए शहर जाना चाहती हो तो तुम्हें शुजा से निकाह करना पड़ेगा, और फिर तुम शहर में शुजा के साथ रहना। सिद्दीक साहब ने नरम लहजे में उसे समझाने की कोशिश की। हरम की आंखों से आंसू बह निकले। मैं हरगिज भी आपके पोते से निकाह नहीं करूंगी। मुझे आपकी यह शर्त बिल्कुल मंजूर नहीं, और मैं शहर जाकर रहूंगी। आप लोग मुझे नहीं रोक सकते। हरम ने अपने आंसू साफ करते हुए फैसला कुन लहजे में कहा, और गुस्से से सिद्दीक साहब के कमरे से निकलकर अपने कमरे की तरफ बढ़ी। उसे इस हवेली में आना अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मालूम हो रही थी। वो इस वक्त को पछता रही थी जब उसने अपने नाना जान की मोहब्बत में आकर
इस हवेली में आने का फैसला किया था। वो अपने कमरे में आकर खूब रोई। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके नाना जान उसके सामने ये शर्त रख सकते थे और वो अपने दिल की खुशी देखे बगैर उस रिश्ते के लिए कैसे राजी हो सकती थी। उसे वो जल्लाद शुजा एक आंख नहीं भाया था। वो इस शख्स के साथ अपनी जिंदगी गुजारे के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। इसी सोच के आते ही उसके सीने में उसकी सांसें अटकने लगी। वो खूब जी भर कर रोई और फिर वो खुद ही अपने आंसू साफ करती अपनी जगह पर उठ बैठी। वो फैसला कर चुकी थी कि वो हरगिज़ भी शुजा खानज़ादा से निकाह नहीं करेगी और हर सूरत शहर जाकर रहेगी, और उसके लिए इसे कोई भी कदम उठाना पड़ा तो वो पीछे नहीं हटेगी। उसने एक अज़म से अपने आंसू साफ किए और अलमारी की तरफ बढ़ी। उसने अलमारी में से एक छोटा सा बैग निकाला और उसमें अपने कपड़े रखने लगी। वो मरना पसंद करती थी, मगर शुजा से निकाह किसी भी कीमत पर नहीं कर सकती थी। इसीलिए उसने रात के अंधेरे में इस हवेली से भागने का फैसला किया था, क्योंकि वो समझ गई थी कि इस हवेली के मकीन उसे यूं ही इस हवेली से जाने नहीं देंगे। और वो शुजा जैसे अनापरस्त और मगरूर आदमी की ज़िंदगी में शामिल होने के लिए कतई तैयार नहीं थी। उसकी शुजा से इतनी जान पहचान नहीं थी और ना ही कभी उसने शुजा से कोई तफसीली बात की थी, मगर उसने शुजा का एक खाका अपने जहन में बना लिया था और उसके मुताबिक शुजा एक अक्खड़ मिजाज और बददिमाग शख्स है जो सब पर हुक्म चलाना अपना फर्ज समझता है। रात गहरी होती जा रही थी। हरम ने एक छोटे से बैग में अपने चंद कपड़े और ज़रूरत का कुछ सामान रख लिया। उसका इरादा था कि रात के अंधेरे में वो किसी को भी बताए बगैर इस हवेली से निकल जाएगी और अपनी शहर जाने वाली बस में सवार होकर हमेशा हमेशा के लिए इस हवेली को खैराबाद कह देगी। रात गहरी होती जा रही थी। हवेली के सभी मकीन रात का खाना खाकर आराम करने की गर्ज से अपने अपने कमरों में चले गए थे, जबकि हरम अपने कमरे में जले पैर की बिल्ली की मानिंद टहल रही थी। एक एक लम्हा उस पर भारी गुजर रहा था। रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त था जब हरम ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर इंतहाई एहतियात से अपने कमरे से बाहर झांका। पूरी हवेली में सन्नाटा छाया हुआ था। उसने बेड से उठकर शॉल ओढ़ी और अपना बैग थामे बहुत ही खामोशी से अपने कमरे से निकली। वो दबे पांव हवेली के दरवाजे तक आई थी और अगले ही पल हवेली का दरवाज़ा उबूर कर गई। वो लॉन में चलती हुई आई। वो चौकन्ना नज़रों से इधर उधर देख रही थी। अपने कमरे की बालकनी में खड़े शुजा खानज़ादा ने हैरत भरी नज़रों से रात के अंधेरे में हवेली से उसे दबे पांव निकलते उस हिवले की तरफ देखा, मगर उसी लम्हे हरम के चेहरे से चादर हटी थी और शुजा ने हरम को पहचान लिया था। उसने ज़ब्त से अपनी मुट्ठियां भींची। इस लड़की से किसी भी बात की उम्मीद की जा सकती थी। उसने उसी वक्त इस सरफिरी लड़की को अच्छे से सबक सिखाने का फैसला किया जो रात के अंधेरे में हवेली से फरार होने की गलती कर रही थी। उसने उसी वक्त चौकीदार को फ़ोन करके दरवाजे से हटने का हुक्म दिया। चौकीदार फौरन ही शुजा का हुक्म सुनकर अपने कमरे में गया। हरम एक पेड़ की ओट में छुपकर सोच रही थी कि वो चौकीदार के होते हुए हवेली का दरवाज़ा कैसे पार करेगी, मगर जब उसने देखा कि चंद ही लम्हों बाद चौकीदार अपने कमरे में चला गया है तो उसने सुकून का सांस लिया और हवेली का दरवाज़ा पार करके वो हवेली से बाहर निकल गई और अपने कमरे की बालकनी में अंधेरे में खड़े शुजा खानज़ादा के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। उसने हवेली के बाहर खड़े अपने गार्ड्स को हुक्म दिया था कि कुछ दूर जाते ही हरम को पकड़ लिया जाए और उसे गांव के किनारे बने उसके डेरे में पहुंचा दिया जाए। शुजा का हुक्म सुनकर उसके सारे गार्ड मुस्तैद हो गए। हवेली से निकलकर हरम ने सुकून का सांस लिया था। वो अपनी जीत पर सरशार हुई थी, मगर ये जाने बगैर कि उसकी खुशी चंद लम्हे नहीं टिकने वाली। वो मुतमईन से गांव की बल खाती सड़कों पर आगे बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर जीत की सरशारी थी। वो उस शख्स के गुरूर को ठोकर मारकर उसकी हवेली से निकल आई थी। अभी वो कुछ ही दूर गई थी जब उसके सामने एक काले रंग की गाड़ी आकर रुकी और उसमें से चंद नकाब पोश आदमी बाहर निकले। हरम उनको देखकर बेख्तियार अपनी जगह पर ठुटक गई। वो आदमी गाड़ी से निकलकर इसी की तरफ बढ़ रहे थे। इसके चेहरे पर खौफ व हरास फैला था। ऐसा तो उसने कभी सोचा ही नहीं था
उन आदमियों में से एक आदमी आगे बढ़ा और हरम को जबरदस्ती गाड़ी में डालना चाहा। हरम के हलक से बेख्तियार चीख बरामद हुई, कौन हो तुम लोग, छोड़ो मुझे। हरम बुरी तरह से चीख रही थी, लेकिन शुजा के गार्ड्स उसे गाड़ी में धकेल रहे थे और तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा दी। हरम चीखती चिल्लाती रह गई, मगर उन लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ देर बाद वो उसे शुजा के डेरे पर लाकर एक कमरे में बांध चुके थे और हरम सख्त खौफजदा हो गई थी। उसने तो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा। उसने हवेली से भागने की कोशिश की थी और वो अगवा हो गई थी। वो डर चुकी थी और अब बुरी तरह रो रही थी। वो मुसलसल खुद को खोलने की कोशिश कर रही थी, मगर वो कुर्सी पर इस कदर सख्ती से बंधी हुई थी कि खुद को खोलने के चक्कर में उसकी कलाइयाँ बहुत बुरी तरह जख्मी हुईं। मगर वो हिम्मत नहीं हार रही थी। वो हार मानकर नहीं बैठ सकती थी। वो सोच ही नहीं पा रही थी कि कौन उसे अगवा कर सकता है। उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये सब उसके साथ शुजा खानजादा ने किया है। उसने इसे हवेली से भागने की बस एक छोटी सी सजा दी थी। काफ़ी देर उसे इस नीम तारीक कमरे में बंधे हुए हो गई, मगर अब तक कोई भी उसके पास नहीं आया। चीख चीख कर उसका गला भी बैठ गया था, मगर यूं लग रहा था जैसे वो इस जगह बिल्कुल अकेली है। ये ख्याल आते ही उसे एक अजीब सा खौफ महसूस हुआ। उसका दिल बैठने लगा। इसी असना में कोई उसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ और हरम साकित सी हो गई और खौफजदा नज़रों से आने वाले शख्स की जानिब देख रही थी, जिसका वजूद इस वक्त मुकम्मल तौर पर अंधेरे की जद में था। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? हरम खुद को खोलने की कोशिश करते हुए हलक के बल चिल्लाई, मगर उसके इस तरह से चिल्लाने पर मुकाबिल पर कोई असर नहीं हुआ। वो इंतहाई इत्मीनान से अपनी जगह खड़ा अपने सीने पर हाथ बांधे इस लड़की को झटपटाता हुआ देख रहा था। मैंने कहा खोलो मुझे और मुझे यहाँ से जाने दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हरम ने इंतहाई गुस्से और तनफ्फुर से कहा और उसकी बात सुनकर शुजा खानजादा महजूज हुआ। वो लड़की कैद में होकर भी गुस्से और तनफ्फुर से चीख रही थी, कौन हो तुम? मेरे सामने आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लाने की? तुम सोच भी नहीं सकते कि मुझे यहाँ लाकर तुमने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। हरम बुरी तरह से चिल्लाई और साथ ही उसे धमकी भी दी। उसकी धमकी सुनकर शुजा महसूस हुआ और उसका कहकहा कमरे में गूंजा। यह आवाज़ सुनते ही वो साकित हो गई। वो इस आवाज़ को कैसे नहीं पहचानती थी? ये शुजा खानजादा की आवाज़ थी। चंद लम्हे दोनों के दरमियान खामोशी छाई रही और फिर शुजा ने आगे बढ़कर कमरे की सारी लाइट्स ऑन कर दी। पूरा कमरा रोशनियों में नहा गया। इस कदर रोशनी से हरम की आंखें चुंधिया गई थीं। ये रोशनी उसकी आंखों में चुभी तो उसने फौरन ही अपनी आंखें बंद की और फिर जब उसने आंखें खोलकर देखा तो उसके सामने शुजा खानजादा खड़ा उसे सर्द नज़रों से घूर रहा था। आपने मेरे साथ ये सब कुछ किया है? हरम ने हैरान नज़रों से उसकी तरफ देखते सवाल किया। इस बार उसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं था, बल्कि सिर्फ बेयकीनी छाई हुई थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि शुजा खानजादा ये सब भी कर सकता है। जब तुम रात के अंधेरे में हवेली से भागने की गलती कर सकती हो, तो मैं भी ये सब कर सकता हूँ। शुजा ने इत्मीनान से जवाब दिया, मगर उसकी आंखों में छाई सर्द मेरी हरम की निगाहों से छुपी नहीं रह सकी थी। वो चंद लम्हों के लिए गंग रह गई। उसे शुजा खानजादा को ज़्यादा संजीदा नहीं लिया था, मगर वो तो उसकी सोच से भी पहुंचा हुआ शख्स था। तुमने एक लम्हे के लिए भी सोचा है कि अगर रात की इस पहर तुम मेरे किसी दुश्मन के हाथ लग जाती तो वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करता? शुजा ने उसकी कुर्सी के दोनों जानिब हाथ रखकर झुकते हुए उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया और उसका सवाल सुनकर हरम की रूह तक कांप गई, क्योंकि उसने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। फिर अगले ही पल उसने संभल कर गर्दन उठाकर इसकी आंखों में झांक कर देखा। मैं अपने घर वापस जा रही थी, कोई गलत काम नहीं किया जो आप मुझसे इस तरह से सवाल कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर शुजा के लबों पर मुस्कुराहट फैली। रात के अंधेरे में किसी को बताए बगैर इस तरह से चोरी छुपे हवेली से बाहर निकलना
تمہارے نزدیک غلط کام نہیں ہے؟ اس نے ابرو اچکاتے ہوئے سپاٹ لہجے میں سوال کیا۔ اس کا چہرہ حرم کے چہرے کے بے حد نزدیک تھا۔ مجھے یہ سب کرنے کے لیے بھی آپ لوگوں نے ہی مجبور کیا ہے، حرم نے اپنے چہرے کا رخ موڑتے ہوئے کہا۔ تم نے حویلی سے باہر نکل کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے۔ تم نے سوچا ہے اگر میں تمہیں یہیں قید رکھوں تو کسی کو کانوں کان پتہ نہیں چلے گا کہ تم کہاں چلی گئی، وہ سرسراتے لہجے میں کہتے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ رہا تھا۔ حرم نے بے یقین نظروں سے اس کی سمت دیکھا۔ اس کے چہرے پر پتھریلے تاثرات چھائے ہوئے تھے۔ اسے دیکھ کر حرم کو یقین ہو رہا تھا کہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا۔ کل ہم دونوں کا نکاح ہے اور آج تم حویلی سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم نے میری عزت کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی ہے اور اس کے لیے سزا کی حقدار ہو، اس لیے اب تک ساری رات یہیں بندی رہو گی اور پھر کل تک حویلی واپس آؤ گی تو سب کے سوالوں کے جواب بھی تمہیں ہی دینے ہوں گے۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم کب تک اپنے کردار کی صفائیاں دے سکو گی۔ شجاع نے اس کے چہرے پر آئے بال اپنے ہاتھوں سے ہٹاتے ہوئے سرد و سپاٹ لہجے میں کہا اور ساتھ ہی اسے ساکت چھوڑ کر وہاں سے پلٹا۔ میں آپ سے نکاح کرنے پر راضی ہوں، میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ حرم کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی سب کی نظروں میں گنہگار ٹھہرائی جاتی اور سامنے کھڑے شخص سے بھی کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ ایسا کر سکتا تھا۔ پلٹ کر واپس جاتے شجاع کے قدم تھم سے گئے۔ اس نے مسکرا کر حرم کی طرف دیکھا جبکہ حرم نے نفرت سے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ شجاع حرم کو حویلی واپس لے آیا تھا۔ حویلی کے مکین اب بھی گہری نیند میں غرق تھی۔ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ کون سا طوفان آتے آتے ٹل گیا ہے۔ حرم شجاع کی طرف ایک نظر بھی دیکھے بغیر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ وہ آج خود کو بے حد بے بس محسوس کر رہی تھی۔ ساری رات وہ اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچتی رہی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ یہ سوچ کر ہی اسے ہول اٹھ رہے تھے کہ وہ اپنی باقی کی زندگی شجاع کے ساتھ کیسے گزارے گی۔ وہ شخص اس کی سوچ سے زیادہ تیز تھا۔ صبح سے ہی حویلی میں چہل پہل تھی۔ شجاع اور حرم کے نکاح کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ نکاح کا انتظام باہر لان میں ہی کیا گیا تھا۔ شجاع سے نکاح کرنے کے لیے کسی نے اس کی مرضی نہیں پوچھی تھی، بلکہ اسے صرف بتایا گیا تھا کہ اس ہفتے اس کا شجاع کے ساتھ نکاح ہے۔ حرم دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس نے سامنے نظر آتے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا۔ وہ سرخ رنگ کے جوڑے میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ سرخ رنگ کی لپسٹک سے سجے ہونٹ ایک الگ ہی قیامت ڈھا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ یہ رشتہ اس کی مرضی کے خلاف ہو رہا تھا۔ وہ اپنے دل کی مرضی کے بغیر اس رشتے میں بند رہی تھی، مگر اس لمحے وہ اس قدر مجبور تھی کہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ یہی سوچ کر اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا کہ اگر کل رات شجاع اسے وہیں اپنے ڈیرے پر قید رکھتا تو وہ اگلے دن حویلی کس منہ سے لوٹتی، کس کس کو اپنے کردار کی صفائیاں پیش کرتی۔ کچھ دیر بعد اسے لان میں لے جایا گیا۔ پورا لان سرخ اور سفید رنگ کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ حرم پھولوں کی روش پر چلتی ہوئی اسٹیج تک لائی گئی۔ اس کے چہرے پر گھونگھٹ ڈالا گیا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ پھولوں کی چادر کے پار شجاع خانزادہ کے سامنے بیٹھی تھی۔ ایجاب و قبول کا مرحلہ شروع ہوا۔ اس کے نانا جان آ کر اس کے برابر میں بیٹھے تھے اور بہت ہی محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ آج انہیں لگ رہا تھا کہ برسوں سے کی خواہش کو وہ اپنے دل میں دبائے بیٹھے تھے۔ اس خواہش کے مکمل ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ وہ اپنی نواسی کے روپ میں اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آئے اور بوڑھے چہرے پر برسوں کی تشنگی دکھنے لگی، اور پھر انہوں نے گہری سانس بھر کر مولوی صاحب کو نکاح پڑھانے کی اجازت دے دی، مگر وہ اس سارے معاملے میں حرم کا ہاتھ تھامے بیٹھے رہے، اسے اپنے ساتھ کا یقین دلا رہے تھے۔ انہوں نے حرم کے بارے میں باپ بن کر سوچا تھا، اور بطور باپ انہیں حرم کے لیے شجاع سے بہتر انسان کوئی دکھائی نہیں دیا۔ اور جب انہوں نے شجاع سے حرم سے نکاح کرنے کی بات کی تھی تو اس نے اپنے دادا جان کی خواہش کے سامنے سر کو جھکا دیا۔
کیا آپ کو شجاع خانزادہ ولد جہانگیر خانزادہ بعوض 50 لاکھ روپے حق مہر یہ رشتہ قبول ہے؟ مولوی صاحب کی آواز گونجی اور اس سوال نے حرم کے اندر ایک طوفان برپا کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی مانند ٹوٹ کر صدیق صاحب کے ہاتھوں پر گرے تھے۔ ماحول میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہر کوئی حرم کی قبولیت کا منتظر تھا۔ قبول ہے، حرم کا دل ڈوب کر ابھرا اور اس نے شجاع خانزادہ کو اپنے نکاح میں قبول کیا۔ ایجاب و قبول کا مرحلہ گزر گیا۔ صدیق صاحب نے حرم کو اپنے سینے سے لگایا۔ وہ آج اپنا فرض پورا کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ حرم اس نکاح پر خوش نہیں ہے، مگر انہیں اپنے پوتے پر اندھا اعتماد تھا۔ انہیں پورا یقین تھا کہ شجاع حرم کو سنبھال لے گا۔ چند لمحوں بعد شجاع پھولوں کی چادر کو ہٹاتا ہوا حرم کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس شخص کو اپنے محرم کے روپ میں پا کر جانے کیوں حرم کا دل بہت ہی شدت سے دھڑکا۔ شجاع نے اس کے چہرے پر آئے سے گھونگھٹ کو آہستگی سے پلٹا۔ اس کے سامنے حرم کا چاند جیسا چہرہ آیا۔ حرم کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر وہ چند لمحوں کے لیے خود بھی ساکت رہ گیا تھا۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ اس کے چہرے سے نظریں ہٹانے کو اس کا جی نہیں کیا، اور پھر اس نے اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھے۔ اس لمحے شجاع نے پورے دل سے اس رشتے کو قبول کیا اور اپنی زندگی میں حرم کو ایک بہت اونچا مقام دیا تھا۔ وہ سب کچھ بھول کر آگے بڑھنا چاہتا تھا، یہاں تک کہ وہ حرم کی اس غلطی کو بھی بھول جانا چاہتا تھا جو کل رات اس نے کی تھی۔ حرم اس کا جلتا ہوا لمس پا کر ساکت سی ہو رہ گئی۔ اس نے تو یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک شخص اس کی زندگی میں یوں داخل ہوگا اور اس کی زندگی کو فتح کر لے گا۔ حرم دلہن بنی شجاع کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ پورا کمرہ سرخ رنگ کے گلابوں سے سجا ہوا تھا۔ حرم سر جھکائے بیٹھی اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی جب شجاع خانزادہ دروازہ کھول کر اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی موجودگی پا کر جانے کیوں حرم اپنی جگہ سے مٹ سی گئی۔ شجاع اس کے سامنے آ کر بیٹھا اور گلا کھنگار کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ حرم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اپنی آنکھوں میں نرمی لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شجاع نے سائڈ ٹیبل سے ایک مخملی ڈبہ نکالا اور اسے کھول کر حرم کے سامنے کر دیا۔ اس میں سونے کے خاندانی کنگن موجود تھے۔ شجاع نے انتہائی نرمی سے ان کنگنوں کو حرم کی سفید کلائیوں کی زینت بنا دیا اور بہت دکھ سے اس کی کلائیوں پر پڑے نشانوں کی طرف دیکھا، مگر اگلے ہی پل اس نے اپنی کلائیاں کھینچ لی تھیں۔ شجاع نے بہت ضبط سے منظر دیکھا۔ میرا دل ابھی اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ جو کچھ ہوا ہے وہ بہت اچانک ہوا ہے، اس لیے میں ابھی اس رشتے کی کوئی ذمہ داری نہیں نبھا سکتی۔ مجھے کچھ وقت چاہیے۔ حرم نے نظریں نیچی کیے شجاع سے کہا۔ شجاع نے بہت ہی ضبط سے اس ضدی لڑکی کو دیکھا جو اب تک اپنی ضد پر قائم بیٹھی تھی، اور پھر اس نے ایک گہری سانس بھری۔ ٹھیک ہے، کتنا وقت چاہیے مجھے بتا دو، میں تمہارا وقت دینے کو تیار ہوں۔ 1 ہفتہ، 2 ہفتے یا 1 مہینہ؟ شجاع نے اپنے لہجے کو نرم رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ حرم نے اپنی پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے نہیں پتا اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے مجھے کتنا وقت چاہیے، اور میں یہ بھی نہیں جانتی کہ میں اس رشتے کو قبول کر بھی پاؤں گی یا نہیں۔ حرم نے اسے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ شجاع کی آنکھوں میں پہلے حیرانی ابھری اور پھر اس حیرانی کی جگہ ناگواری پھیل گئی۔ اسے حرم کی یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی تھی۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں 1 مہینے کا وقت دے دیتا ہوں۔ اگر اس کے بعد بھی تم مجھے دل سے قبول نہیں کر سکی تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، مگر اس 1 مہینے میں یہ ساری باتیں ہمارے درمیان رہنی چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا ہمارے معاملے میں بولے۔ شجاع نے بھاری دل کے ساتھ کہا اور وہاں سے اٹھ گیا، لیکن اسے پورا یقین تھا کہ اس 1 مہینے میں وہ حرم کے دل میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ حرم ساکت سی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اسے شجاع سے اس بات کی امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی راضی ہو جائے گا۔ شجاع اپنے کمرے سے ملحق بالکنی میں چلا آیا۔ ابھی اسے اپنا جلتا ہوا دل بھی سنبھالنا تھا۔ اس نے بالکنی میں جا کر سگریٹ جلائی
और अपना दिमाग पुरसकून रखने की कोशिश की। वो हरम को इस रिश्ते को समझने के लिए वक्त देना चाहता था। वो इस रिश्ते को इस पर ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं करना चाहता था। जब भी वो अपने दिल में उभरते जज्बात को मार कर यहाँ चलाया, जाने वो कितनी ही देर वहीं बालकनी में खड़ा रहा और जाने कितने ही सिगरेट उसने फूंक डाले थे। वो काफ़ी देर बाद अपने कमरे में गया तो उसने हरम को अपने बेड पर मज़े से सोता देखा। उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट उभरी और फिर वो भी सर झटकता हुआ बेड की तरफ बढ़ा। उसके लिए बेड पर बमुश्किल इतनी जगह थी कि वो एक करवट पर लेट सकता था। कल तक वो पूरे बेड का मालिक था और आज वो लड़की इंतहाई इत्मीनान से उसके बेड पर काबिज हो गई थी। सुबह हरम की आंख खुली तो उसका सर शुजा के बाजू पर रखा हुआ था और शुजा का एक हाथ उसकी नाजुक सी कमर के गिर्द हमायल था। हरम उसकी मजबूत गिरफ्त में फौरन ही कुसमिसाई और उससे दूर होने की कोशिश की, मगर शुजा ने उसकी तरफ करवट बदलते हुए उसकी ये कोशिश भी नाकाम कर दी। शुजा, छोड़े मुझे, क्या बदतमीजी है। हरम ने शुजा के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश करते कहा। शुजा ने नींद से भरपूर आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। तुम कल रात खुद मेरे बाजू पर आकर लेटी थी और अब तुम्हें यह बदतमीजी लग रही है। शुजा ने मजनूई गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराहट दबाए सवाल किया। तो आपको बेड पर आकर लेटने की क्या जरूरत थी? इतना बड़ा कमरा है, कहीं भी सो जाते। हरम ने भी ढिठाई का मुजाहिरा करते उसे जवाब दिया। शुजा ने अबरू उचकाकर उसे देखा। वो अब भी उसकी बाहों में कैद थी। ये मेरा कमरा है मैडम, शायद आप भूल रही हैं। मैं क्यों कहीं और सोऊं? शुजा ने उसे मजीद खुद में समाते हुए नींद से बोझल लहजे में कहा और साथ ही अपनी आंखें बंद की। उसे दोबारा सोते देखकर हरम की आंखें हैरानी से फैली। शुजा, मुझे छोड़ें वरना बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। हरम ने उसे धमकी दी। हरम, सो जाओ यार, मैं कुछ नहीं कर रहा। शुजा ने मुस्कुराते हुए कहा। शुजा, आप मुझे छोड़ रहे हैं या नहीं? हरम ने उसके सीने पर चुटकी भरते हुए कहा था और शुजा के मुंह से बेख्तियार चीख निकली थी। या अल्लाह, तुम तो वाकई पागल हो और पागल होने के साथ साथ जंगली बिल्ली भी हो। शुजा को अपने सीने पर जलन का एहसास हुआ जबकि हरम उससे दूर हुई और कंबल को सर तक ताना। आइंदा ये हरकत करने से पहले 1000 बार सोचिएगा, वरना मुझे पंजे भी मारने आते हैं। हरम ने कंबल में गायब होते हुए उसे धमकी दी और शुजा ने सर उठाकर बेचारगी और बेबसी से हरम को देखा, जो उससे सारा कंबल छीनकर मज़े से सोने लगी थी। शुजा के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली और फिर वो भी आंखें बंद किए सोने की कोशिश करने लगा। शुजा वलीमे के बाद हरम को अपने साथ लिए शहर आ गया। उसने अगले ही रोज़ हरम का एडमिशन भी करवा दिया था, मगर यहाँ आकर उन दोनों के दरमियान दूरियां मज़ीद बढ़ गई थीं। शुजा सुबह का घर से निकला, रात गए घर आता, जब तक हरम सो चुकी होती थी। आज दोनों की शादी को 20 दिन गुजर गए थे और अब शुजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो हरम के साथ अपना रिश्ता बचाने के लिए क्या करे। वो किसी भी हालत में हरम को खोने का तसव्वुर नहीं कर सकता था। वो खुद भी नहीं जानता था कि मोहब्बत ने कब उसके दिल पर दस्तक दी थी और वो हरम के कदमों में अपना दिल हार बैठा था। और अब बस वो इतना जानता था कि वो हरम के बगैर रहने का सोच भी नहीं सकता। हरम, आज शाम को दादा जान हमारे घर आ रहे हैं, शुजा ने उसे इत्तला दी थी। नाना जान की आमद का सुनकर हरम का चेहरा खिल उठा। शुजा ने ऑफिस के लिए तैयार होने से पहले उसे इत्तला दी। हरम भी यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार थी। शुजा ने गहरी नज़रों से उसकी तैयारी को देखा। शुजा ने उसके अलावा कुछ नहीं कहा था। वो बस खामोश नज़रों से हरम को तकता रहा था। खुद को मुस्तकिल तकता पाकर हरम उसकी जानिब मुतवज्जो हुई। क्या हुआ, इस तरह से क्यों देख रहे हैं? हरम ने अचंभे से सवाल किया। कुछ नहीं, शुजा के दिल में हुक सी उठी और वो ऑफिस जाने के लिए निकल गया। हरम ने शुजा की आंखों की बुझती हुई जोत को देखा था। उसके दिल को अजीब सा धक्का लगा। जब से इन दोनों की शादी हुई थी, शुजा उसकी हर ज़रूरत, हर ख्वाहिश उसके कहने से पहले ही पूरी कर दिया करता था। फिर चाहे वो उसकी यूनिवर्सिटी का कोई काम हो
या घर की कोई ज़रूरत हो। शुजा कभी अपने फ़राइज़ से पीछे नहीं हटा था, मगर आज तक उसने हरम से उसके फ़राइज़ और हुकूक पूरे करने की डिमांड नहीं की थी। वो उसे वक्त देना चाहता था, उसे पुरसकून रखना चाहता था। सिद्दीक साहब उनके घर आ गए थे। आज कई दिनों बाद शुजा और हरम डिनर के लिए इकट्ठे हुए थे। सिद्दीक साहब ने पहली ही नज़र में उन दोनों के दरमियान छाए तकल्लुफ़ को महसूस कर लिया था। हरम ने उनके लिए खाने में अच्छा इंतज़ाम कर रखा था। उसने सुबह से मेड को बता दिया था कि रात के खाने में क्या होगा। सिद्दीक साहब बहुत खामोशी से उन दोनों को नोट कर रहे थे। उन्होंने शुजा के चेहरे पर छाई बेबसी को महसूस कर लिया था और हरम के चेहरे पर छाई बेइत्मीनानी भी उनकी नज़रों से छुपी नहीं रह सकी। हरम बेटा, मुझे अपने हाथों की अच्छी सी चाय पिला दो। खाने से फारिग होकर सिद्दीक साहब ने हरम को मुखातिब करके कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़े। हरम ने खाना उठाते मुस्कुराते हुए असबात में सर हिलाया और अपने नाना जान के लिए चाय बनाने चली गई। कुछ देर बाद वो चाय लेकर सिद्दीक साहब के कमरे में गई थी। हरम चाय की प्याली साइड टेबल पर रखकर उनके सामने बैठी थी। हरम, तुम्हें किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं यहाँ पर? सिद्दीक साहब ने नरम लहजे में उससे सवाल किया। नहीं नाना जान, मुझे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। शुजा मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। हरम ने मुस्कुराते हुए सच कहा था। सिद्दीक साहब के चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट फैली थी। उनके पोते ने उनका सर नहीं झुकने दिया था। और तुम उसका कितना ख्याल रखती हो? सिद्दीक साहब ने मुस्कुराते हुए एक और सवाल किया और नाना जान का सवाल सुनकर हरम ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। वो उनसे इस सवाल की तवक्को नहीं कर रही थी और ना ही उसके पास इस सवाल का जवाब था। वो चंद लम्हों के लिए खामोश हो गई। बेटा, मियाँ बीवी को रिश्ता जितना कमज़ोर होता है उससे कहीं ज़्यादा मजबूत होता है, और ये एक औरत के हाथ में होता है कि वो किस तरह से अपने घर को मजबूत करती है। अगर एक औरत अपने शौहर की ज़िंदगी में अपनी जगह छोड़ देगी तो उसकी जगह कोई दूसरी औरत पुर कर देगी। इसीलिए अपनी जगह कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर शौहर से कोई इख्तिलाफ है तो उसे बैठकर हल कर लेना चाहिए। अपने शौहर से दूरियां बनाना किसी मुश्किल का हल नहीं है। सिद्दीक साहब ने ढके छुपे लफ्ज़ों में उसे समझाने की कोशिश की। हरम का सर झुक सा गया। उसे कई दिनों से अपनी गलती का एहसास था, मगर शुजा के सामने अपनी गलती का इजहार करते उसे नदामत हो रही थी। अगर शुजा की कोई गलती है तो मुझे बताओ, मैं उसे कान से पकड़कर तुम्हारे सामने ला खड़ा करूँगा। लेकिन अगर शुजा की कोई गलती नहीं तो तुम्हें भी इस रिश्ते को कायम रखने की कोशिश करनी चाहिए। वो कब तक अकेले इस रिश्ते का बोझ उठा सकेगा? सिद्दीक साहब ने इंतहाई नरम लहजे में कहा और साथ ही उसके सर पर हाथ रखा। अपने शौहर के पास जाओ और उसे बताओ कि तुम भी ये रिश्ता कायम रखना चाहती हो। सिद्दीक साहब ने उसकी आंखों में झिलमिलाते आंसू देखकर कहा। हरम अपने आंसू पोंछती हुई उठी। सिद्दीक साहब ने उसके सर पर हाथ रखकर उसे ढेरों दुआएं दी। हरम शुजा के कमरे में आई, वरना वो दोनों जब से यहाँ आए थे उन दोनों का कमरा अलग अलग था। उसे अपने कमरे में देखकर शुजा चौंक गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखा। मैं अपने शौहर के कमरे में आई हूँ, क्या मुझे इसके लिए किसी की इजाज़त चाहिए? हरम ने शाह की नज़रों से शुजा की तरफ देखा और हरम के मुंह से शौहर का लफ्ज़ सुनकर शुजा के चेहरे पर एक ज़ख्मी सी मुस्कुराहट फैली और वो अपनी जगह से उठकर हरम के सामने जाकर खड़ा हुआ। तुम्हें मेरी ज़िंदगी में शामिल होने के लिए मेरी भी इजाज़त दरकार नहीं है, शुजा ने संजीदगी से उसकी तरफ झुकते हुए कहा। हरम ने बेख्तियार उसके सीने पर सर रखा और आंसू बहाने लगी। शुजा चंद लम्हों के लिए साकित हुआ और फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। हरम ने कुछ कहने की कोशिश की। बस, अब और कुछ नहीं। पहले ही हम अपनी ज़िंदगी के बहुत से हसीन पल अना की नज़र कर चुके हैं। शुजा ने उसके माथे पर लब रखे। हरम अपनी आंखें बंद किए मुस्कुराई थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।